अस्सलामुअलैकुम। दश्ते वहशत एपिसोड 2। भगत राय और जगत चौहान मुहिम्मात के दीवाने थे और जिंदगी में बहुत कुछ कर चुके थे, लेकिन यह चस्का ऐसा होता है कि शायद मौत तक नहीं छूट सकता, बस कोई दिलचस्प और दिलकश मुहिम हाथ आ जाए। जॉन क्रिस्टोफर ने जो कहानी सुनाई थी उसने उन्हें बुरी तरह मुतासिर किया और जैसे ही दोनों को मौका मिला सर जोड़कर बैठ गई। दोनों के चेहरों पर शदीद तजस्सुस था। भगत राय ने मुस्कुरा कर कहा, और मुझे अंदाजा था कि तुम भी उतने ही बेचैन होगे जितना मैं। कहो, क्या कहते हो इस बारे में? ये एक हकीकत है कि यह इंतहाई दिलकश मुहिम है। फूला खांचन का इलाका हिमालय की तराइयों में सबसे पुरस्कार इलाका कहा जाता है। इसके बारे में तरह तरह की रवायात मशहूर हैं। यह भी कहा जाता है कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने फूला खांचनी के एक गार में तवील अरसे तक चिल्लाकशी की थी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सामने एक इंतहाई पुरस्कार किरदार मौजूद है, यानी शेरॉक, जिसकी दास्तानी इस कदर हैरान कुन है कि अकल दंग रह जाती है। अगर वाकई दरिया मस्तूम का कोई हिस्सा जो पहाड़ों में पोशीदा है इस तरह के हीरों से भरा हुआ है जिनकी कहानी अभी तक मंजरे आम पर नहीं आई है, तो वो एक दिलकश इलाका होगा कि उसके लिए 100 बार जिंदगी कुर्बान की जा सकती है। खैर, जिंदगी होती ही जाने के लिए है और अपने किसी बेहतरीन शौक की तकमील में अगर जिंदगी चली जाए तो जाहिर है इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। बस वो औरत जरा कुछ अजीब सी लगती है। वो एक पुरस्कार वजूद है, इसमें शक की बात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इस मुहिम के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यार, बस मुझे सिर्फ इस बात का खदशा था कि कहीं तुम दिल से इस मुहिम को कबूल ना करो। क्यों, ऐसी क्या बात है? वैसे भी भमीरी में पड़े पड़े सड़ रहा था। वो तो शुक्र है तुम्हारे से तेज त्योहार के मेले का, कम से कम भमीरी से निकलने का मौका मिल गया। हाँ, ये बात तो है। वो लोग अभी बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और जगत चौहान ने कहा, कौन है? अंदर आ जाओ। लेकिन अंदर दाखिल होने वाले शख्स को देखकर चौंक पड़े। ये सालार था जो आज तक कभी इस अंदाज में उनके पास नहीं आया। अंदर दाखिल होकर उसने कहा, क्षमा चाहता हूं, अपनी इस गुस्ताखी पर शर्मिंदा हूं, लेकिन इस वक्त मैं जहनी तौर पर सख्त परेशान हूं। आओ सालार आओ, क्या बात है, क्यों परेशान हो? अगर आप इजाजत दें तो दरवाजा अंदर से बंद कर दूं, सालार ने कहा। यह मजीद हैरानी की बात थी। भगत राय ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ बंद कर दो, ऐसी क्या बात है? सालार ने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया और उन दोनों के चेहरों पर सख्त तजस्सुस के आसार फैल गए। फिर वो उनके करीब आ गया, उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। फिर उसने कहा, मैंने कोशिश की है भगत महाराज कि अपनी किसी बात से आपको शिकायत ना होने दूं। मेरे मोहसिन खान मुराद ने और मेरी माँ ने, गो वो मेरी माँ नहीं थी, मुझे यही सिखाया था कि हमेशा सच से दोस्ती रखूं। सो मैंने रखी है। मैं आप लोगों के दरमियान रहकर इखलाक को आदाब भी सीख गया हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब आप जॉन क्रिस्टोफर से बातें कर रहे थे तब मैं एक काम से आपके पास आया था और अंदर होने वाली बातें इत्तफाकिया तौर पर मैंने सुन ली, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे इन बातों का ताल्लुक मुझसे है। इसके बाद मुझे तजस्सुस हुआ और मैंने जानबूझकर जॉन क्रिस्टोफर और शेरॉक की बातें सुनी, और वो बातें ये थी। सालार ने वो तमाम बातें तफसील से उन दोनों को बताई और वो दंग रह गई। फिर सालार ने कहा, ये सारी बातें सुनकर मैं शदीद हिजान का शिकार हो गया हूं। मैं आप लोगों की रहनुमाई चाहता हूं। आप तजुर्बेकार हैं, मेरे मोहसिन हैं, बल्कि मेरे मालिक हैं। मैं आपका नमक खा रहा हूं, आपका वफादार गुलाम हूं। मैं आपसे रहनुमाई चाहता हूं। ये जानना चाहता हूं मैं आपसे कि क्या वो औरत मेरी माँ हो सकती है? अगर ऐसा है तो इस सच्चाई का पता कैसे चलाया जाए? नीज ये कि जैसा कि मुझे मेरी परवरिश करने वाली माँ ने बताया और जैसा कि मुझे मेरे हकीकी बाप खान मुराद ने बताया कि एक शख्स जो जख्मी था और मुझे उनके पास छोड़ गया, ना वो जानते हैं और ना मैं आज तक जानता हूं कि वो कौन था, मुझे कहां से लाया था। लेकिन एक और बात मैं आपके कानों तक पहुंचा देता हूं, वो ये कि मेरी आंखों में मीठे मीठे कुछ ख्वाब हैं और उन ख्वाबों में हमेशा मुझे वही मनाजिर नजर आते हैं जो पहले नजर आ चुके होते हैं। अजीमुशान पहाड़ों की बुलंदियां, उनके दरमियान बने हुए रास्ते, वो पुरस्कार लोग जो खास किस्म के घर बनाकर रहते हैं, और कुछ अजीबोगरीब बातें जो कभी मेरी समझ में नहीं आई। इनमें सबसे ज्यादा हैरतनाक बात यह है कि वहां उन पुरस्कार लोगों की औरतें इस औरत जैसे नकुश रखती हैं, इसका नाम शेरॉक है, और जो कहती है कि वो मेरी माँ है, और वो ये अल्फाज अदा करके बिलक बिलक कर रोती है, मेरे मोहसिनों, मेरी ये मुश्किल दूर कर दो। तुम दुनिया को मुझसे बहुत ज्यादा जानते हो। मुझे बताओ, क्या मैं उस औरत का बेटा हो सकता हूं? भगत राय और जगत चौहान अब समझ चुके थे। वैसे भी सालार उनके लिए एक निहायत पसंदीदा शख्सियत था।
वो इस बेमिसाल नौजवान को किसी मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते थे। जगत ने कहा, सालार आओ बैठो। काबिल एहतराम मालिक, मैं अपने मनसब को याद रखना चाहता हूँ। आपके सामने मैं सिर्फ जमीन पर बैठ सकता हूँ, आपके कदमों में। आपके हुक्म की तामील इसी शक्ल में कर सकता हूँ। ये कहकर सालार जमीन पर बैठ गया। हालांकि हम तुम्हारा एक हीरो की तरह एहतराम करते हैं, लेकिन तुम्हारी खुशी हमें अजीज है। असल में इंसानी जिंदगी का जज्बात से बहुत गहरा ताल्लुक होता है, और हम मशरिक के लोग, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हिंदुस्तान के लोग दिल को हर मामले में बड़ा परेशान करते हैं और उसे दुख देते हैं। हम बेवकूफ़ हिंदुस्तानी जब दिमाग से कोई फैसला नहीं कर पाते तो वो मसला दिल के हवाले कर देते हैं। जरा गौर करके तुम मेरे सवालात के जवाब दो। पहला सवाल ये है कि जब वो औरत तुम्हें अपना बेटा कह रही थी तो क्या तुम्हारा दिल दुख रहा था? क्या तुम्हारे दिल में यह आरजू पैदा हो रही थी कि तुम दरवाजा खोलकर अंदर जाओ और अपनी मां से लिपट जाओ? क्या उसकी आवाज और उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू तुम्हें रंज दे रहे थे? जरा सोच समझकर जवाब दो। सालार हैरान निगाहों से जगत चौहान को देखने लगा। कुछ सोचता रहा और इसके बाद बोला, नहीं, मेरे दिल पर ऐसा कोई असर नहीं हुआ, बल्कि मैं उसके अल्फाज सुनकर हैरान रह गया और मेरी आंखों में माजी के तमाम नकूश उभर आए, जिनमें मेरा मुंह बोला बाप और मेरी मुंह बोली माँ बुनियादी हैसियत रखते थे। जो मोहब्बत मुझे अपनी माँ से थी और जब वो इस दुनिया से गई तो मेरा जो हाल हुआ वो बहुत मुख्तलिफ था। मैंने उसे बरसों याद किया और उसके लिए आंसू बहाए, लेकिन मेरे दिल की वो कैफियत नहीं हुई। मेरा मतलब है, शहरौक के आंसू ने मुझे मुतासिर नहीं किया। दूसरी बात यह कि वो औरत शहरौक चाहती है कि हमारा साथ हासिल करके फूला खांचन के उन इलाकों की तरफ जाए जहां उनके कहने के मुताबिक उसका कबीला आबाद है और वो उस कबीले की एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती है। अगर हम वहां जाने का फैसला कर लेते हैं और तुमसे कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, तो तुम क्या जवाब दोगे? मैं खलूसे दिल से वहां जाना पसंद करूंगा, आपके गुलामों की हैसियत से। मुझे इससे ज्यादा और किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे मालिक भगत राय, जिनके सपुर्द खान मुराद मुझे कर गई हैं, जिस चीज को पसंद करेंगे मैं उसे सच्चे दिल से अंजाम देने की कोशिश करूंगा। अगर आप वहां इस मुहिम पर जाएंगे तो आपके साथ यकीनन गुलामों की कोई टीम होगी। मैं भी उस टीम का हिस्सा बनकर आपकी खिदमत करना पसंद करूंगा। तुम यकीनन कोई बहुत बड़े इंसान हो, ये बात मैं अपने तमाम तर तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूं, खान सालार। जगत चौहान ने उसके अल्फाज से मुतासिर होकर कहा और सालार ने गर्दन झुका ली। भगत राय फखरिया निगाहों से सालार को देख रहा था। फिर उसने कहा, और मैं इसे अपनी खुश नसीबी समझता हूं कि सालार जैसे बेमिसाल नौजवान की कुर्बत मुझे हासिल हुई। सालार, अपने जहन से हर बोझ, हर गलत एहसास मिटा दो। तुमने हमारे इरादों को मजबूती दी है। वाकई ये मुहिम हमारे लिए बड़ी दिलकशी की हामिल है, क्योंकि हमने सारी जिंदगी इसी तरह की मुहिमात में गुजारी है। दूसरी बात यह कि दो दिलकश किरदार हमारे साथ हैं। अगर वह शरौक तुम्हें अपना बेटा कहती है तो हमें ना सही, लेकिन जॉन क्रिस्टोफर को वह जवाब देने के लिए मजबूर है कि आखिर तुम किस तरह उसके बेटे हुए। हम देखेंगे कि इस बारे में वो क्या कहती है, लेकिन फौरी तौर पर ये सारे सवालात करके हम अपनी इस मुहिम को खराब नहीं करेंगे। आपके हुक्म की तामील होगी, सालार ने कहा। तो बस फिर जाओ। अगर तुम्हारी तसल्ली हो गई है तो आराम की नींद इख्तियार करो, और अगर कोई गैर मामूली बात हो, मेरा मतलब है शरौक की तरफ से, तो हमें इस बारे में इतला दो। खुद भी हम शरौक पर निगाह रखेंगे, इस तरह के उसे कोई शक ना हो, और तुम ये महसूस ना करो कि हम तुम्हारे बहुत ही जाती मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। मैं आप पर मुकम्मल एतमाद करता हूँ अजीम मालिक, सालार ने अदब से कहा और इसके बाद जाने की इजाजत तलब की। वो तो चला गया, लेकिन भगत राय और जगत चौहान इस बारे में बहुत देर तक बातें करते रहे। बिल आखिर ये तय किया गया कि जॉन क्रिस्टोफर से आमादगी का इजहार कर दिया जाए और इस मुहिम के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाएं। भगत राय कहने लगा, कई बातें हैं जगत। अव्वल ये कि हम बहुत अरसे से किसी सनसनीखेज मुहिम के लिए जहनी तौर पर तैयार थे, बस ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन मौका है और इस पर काम शुरू कर दिया जाए तो बेहतर है। तरीकेकार क्या इख्तियार करें? जॉन क्रिस्टोफर से बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम इस मुहिम के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सिलसिले में शरौक को भी मुकम्मल तौर पर एतमाद में लेना चाहिए। वो जिस कहानी की बात करती है हम उसे सही तस्लीम करने का इजहार करें, लेकिन इस बात को मद्देनिगाह रखें कि इसमें कोई और भी कार्रवाई हो सकती है। मुहिम जोई का मकसद ही ये है कि हम हर तरह के खतरात का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। जरा देखें तो सही ये पुरस्कार औरत क्या चाहती है। इसके अलावा मैं खुसूसी तौर पर तुमसे कह रहा हूं भगत राय कि हमें सालार के किरदार को भी सामने रखना होगा। उसने जो अनोखा इंकिशाफ किया है, यानी अपने ख्वाब, उन ख्वाबों की हकीकत क्या है, ये तमाम बातें जहन में रखना होंगी। बहुत से मामलात तय हो गए और फिर जॉन क्रिस्टोफर ने ही उनसे यह सवाल किया
क्या फैसला किया तुम लोगों ने इस मुहिम के बारे में? जॉन क्रिस्टोफर, पूरी जिंदगी ही हम लोगों ने मुहिमजोई में गुजारी है। एक और मुहिम सही। बेशक मामलात पुरस्कार हैं और ये पुरस्कार किरदार खुद हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन कुछ चीजें बेहद जरूरी हैं। मसलन, क्या मैडम शेरॉक हमें एतमाद में नहीं लेंगी? उसने यही बात आज मुझसे कही है कि इस मुहिम के बारे में तुम लोगों से पूछ लिया जाए। क्या वो हमें अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार होगी? यकीनन होगी, क्योंकि आगे इसी रोशनी में काम करना है। ये अलग बात है कि कहीं किसी मरहले पर सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाए तो फिर ठीक है, ये मीटिंग अरेंज कर लो और इसमें लाजमी तौर पर सालार को भी शरीक किया जाना चाहिए। इस मसले के हल होने के बाद आखिरकार एक वक्त तय हो गया जब उन्हें बैठकर इस बारे में सोचना था। इसका इंतजाम जगत चौहान ने बहुत उम्दा किया। मीटिंग के शुरुआत में मेलेना और समीता भी शामिल थी। सालार को भी इस मीटिंग में बुलाया गया। फिर शेरॉक जॉन क्रिस्टोफर के साथ आ गई। उसके होंठों पर बड़ी पुरखुलूस मुस्कुराहट थी। उनके साथ बैठते हुए उसने कहा, गुफ्तगू का आगाज मैं ही किए देती हूं, क्योंकि मुझे एहसास है कि आप लोगों के दरमियान सिर्फ मैं अजनबी हूं। अब आप अजनबी नहीं हैं मैडम शेरॉक, खास तौर पर इसलिए कि आप हमारे बहुत प्यारे दोस्त जॉन क्रिस्टोफर की शरीक हयात हैं और हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जगत चौहान ने कहा। शुक्रिया, एक इजाज़त और चाहती हूँ, शेरॉक ने कहा। ज़रूर कहिए। आपका पूरा नाम महाबीर जगत चौहान है। आप मुझे इजाज़त दें कि मैं आपको महाबीर के नाम से पुकारूं। ये मुझे अच्छा लगता है। ज़रूर, बल्कि मुझे खुशी होगी, क्योंकि बहुत कम लोग मेरा पूरा नाम लेते हैं और मेरे नाम से अब जैसे महाबीर ख़त्म होता जा रहा है, जगत चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ी नफ्सियाती ज़रब थी जो शेरॉक ने बैठे ही लगाई थी। किसी को यह एहसास दिलाना कि वो किसी खसूसी तवज्जो का मरकज़ है बड़ी अहमियत का हामिल है। शेरॉक ने आगे गुफ्तगू करते हुए कहा, अपने बारे में मुझे एतराफ़ है कि मेरी शक्लो सूरत, मेरा स्टाइल आप जैसे खूबसूरत लोगों की तरह नहीं, लेकिन थोड़ी सी हमदर्दी से गौर करें तो इसमें मेरा कसूर नहीं। आप लोगों की तरह मैं भी तकदीर की कायल हूँ। आप इसे मेरी तकदीर समझिए कि मैं कुछ गैर मामूली मामलात की हामिल हूँ। इसी लिहाज से मेरा चेहरा और हुलिया मुख्तलिफ है। आप हमारे लिए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हैं मैडम शेरॉक, हम आपकी इज्जत करते हैं। उसके अल्फाज ने और लहजे ने सभी को मुतासिर किया था। मैं आपकी अपनाइयत, दोस्ती और एतबार चाहती हूँ और इस बात की ख्वाहिशमंद हूँ कि मुझे गैर ना समझा जाए। जॉन ने आपको मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया है। उसे जहन में रखकर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछें। आप बचपन में अपने कबीले से जुदा हो गई, फिर आपको अपने बारे में इतनी तफसील से कैसे मालूम हो गया, यहाँ तक कि आपको अपनी जुड़वा बहन और अपना नाम तक मालूम है। आप इस बात को तस्लीम करें कि दुनिया में पुरअसरार उलूम का वजूद है। आपकी दुनिया मुहज़्ज़ब है और तहजीब की रोशनी ने इसे फोकस करके उन कदीम उलूम से दूर कर दिया है जिनका वजूद इस कायनात में मौजूद है, जबकि इस रोशनी से दूर के लोग, दूर दराज इलाकों में रहने वाले कबाइल आज भी जिंदगी बसर कर रही हैं। आज की जदीद तरीन साइंस भी उन उलूम को बातिल करार नहीं दे सकी जिनका ठोस सबूत मैं हूं। आपको अपने कबीले के बारे में भी इल्म होगा क्या? उनके तौर तरीके, क्या वो अब भी आपको अपने कबीले के सरबराह के तौर पर कबूल कर लेंगे, जबकि उन्होंने तो आपको ख़त्म करा दिया था? इस सवाल पर वो मुस्कुरा दी, फिर बोली, मैंने अभी आपको उन पुरअसरार उलूम के बारे में बताया था। उन्हें कुछ अरसे के बाद ही मेरी जिंदगी का पता चल गया था। उन्होंने आपको तलाश नहीं किया। 2 ग्रुप हैं वहां, एक चाहता है कि मैं वापस कबीले में ना आऊं, दूसरा मेरी वापसी चाहता है। आपको तलाश किया गया, आज तक किया जा रहा है। वो अपने उलूम की मदद से आपको नहीं पा सके। मेरे एक उस्ताद हैं, उनका ताल्लुक स्पेन से है। उन्होंने मुझे अपने उलूम की तारीक चादर में छुपा रखा है। मेरे उलूम में उनकी रहनुमाई शामिल है। गोया वहां आपके रास्ते रोके जाएंगे। हाँ, और वहीं मुझे आपकी मदद दरकार होगी। आप अपने कबीले तक जाने के रास्तों से वाकिफ हैं? बस एक सवाल और, इस बार भगत राय ने उसे गौर से देखते हुए कहा। आपने जॉन क्रिस्टोफर से शादी से पहले कहाँ वक्त गुजारा और किसके साथ रही? इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, हालांकि ये एक अहम सवाल है, मगर मैं जवाब नहीं दे सकती। पहली बार उसका रवैया कुछ खुश्क सा हो गया। खैर मैडम शेरॉक, हम खुलूस दिल से आपकी इस मुहिम में शिरकत के लिए तैयार हैं। मुझे आपका तजुर्बा और आपकी जिद्दोजहद की ज़रूरत है। अखराजात मेरे जिम्मे होंगे और साथ ही मस्तूम के उस पुरअसरार हिस्से में हीरों की दिलकश पेशकश, जिनका मुहज़्ज़ब दुनिया में कोई नाम नहीं है, लेकिन जो मुहज़्ज़ब दुनिया के नायाब तरीन हीरों से ज़्यादा कीमती हैं। यह इसका नमूना है। यह कहकर शेरॉक ने अपने लिबास से चमड़े की एक कदीम तर्ज की थैली निकाली और उसे मेज़ पर उलट दिया। पूरा कमरा रंगीन सितारों से सज गया और वह सहरज़दा हो गए। वो सब इन हीरों को सख्ते के आलम में देखते रहे तो वो बोली, इन्हें उठाकर देखो और अगर हीरों की परख है तो मुझे बताओ, ऐसे नायाब हीरे पहले कभी देखे हैं?
जगत चौहान और भगत राय अपने तजस्सुस को ना रोक सके। उन्होंने हीरे उठाकर देखे, वाकई वो बेमिसाल थे। माहौल पर खामोशी तारी रही। फिर वो मध्यम लहजे में बोली, मैं पूछना चाहती हूँ कि इस मुहिम के बारे में आपका क्या फैसला है। हम तैयार हैं और आपके साथ पूरा ताउन करेंगे, भगत चौहान ने कहा और उसका चेहरा खिल उठा। फिर वो उठ खड़ी हुई और इजाजत लेकर जॉन क्रिस्टोफर के साथ चली गई, जबकि बाकी लोग वहीं बैठे रहे। जगत चौहान ने भगत राय से कहा, मुझे माफ करना भगत, मैंने तुमसे पूछे बगैर फैसला सुना दिया। वह तुम्हारा नहीं, मेरा भी फैसला था और मैं चाहता हूं कि अब इसमें बिल्कुल ताखीर न की जाए। हम आज ही रात तैयारियों के बारे में फैसला कर लेंगे। कल मैं भमीरी चला जाऊंगा। कुछ और लोगों को भी इस मुहिम में शामिल करना है जो जरूरी है। तुम्हें एक कमाली याद होगा। हाँ, तुमने बड़े बड़े किरदार जमा किए हुए हैं, वो ठीक तो है ना। पहले दुनिया के 4 मुल्कों को उसकी तलाश थी, जिसमें 2 का इजाफा और हो चुका है। मगर तुम जानते हो कि वो भमीरी को अपनी पनाहगाह और मुझे अपनी छतरी कहता है। गजब का इंसान है। क्या भमीरी में है? नहीं, इस वक्त नेपाल में है। वो हमारे लिए बहुत शानदार होगा, क्योंकि आजकल उन्हीं इलाकों में काम कर रहा है और तुम खतरों के खिलाड़ी, उसे जरूर साथ रखोगे। तुम खुद बताओ, गजब की शख्सियत है ना। ठीक है, अब तुम बताओ लड़कियों, तुम इस दौरान बिल्कुल खामोश रही हो। जगत ने मेलिना और समीता से सवाल किया और दोनों चौंक पड़ी। मेलिना ने कहा, आप जानते हैं अंकल, डैडी मुझे अपनी हर मुहिम में शामिल रखती हैं। आप मुझसे भी पूछेंगे पिताजी? समीता ने कहा, नहीं, तुम तो मेरी राइट हैंड हो। अब तुम जाओ, हम जरा अपने शहजादे से बातें करेंगे। जगत चौहान ने सालार की तरफ देखते हुए कहा। मेलिना और समीता दोनों ही के अंदाज से पता चल रहा था कि वो यहां से नहीं जाना चाहती। वैसे भी दोनों चोर निगाहों से बार बार सालार को देखती रही थीं और कई बार एक दूसरे की चोरी पकड़ चुकी थीं। ताहम जगत ने साफ अल्फाज में उन्हें जाने के लिए कहा था, इसलिए उन्हें उठना ही पड़ा। उनके जाने के बाद भगत ने सालार से कहा, तुमने यकीनन इस दौरान कुछ अंदाजे कायम किए होंगे। सिर्फ एक मालिक, वो ये कि वो किसी तौर मेरी माँ नहीं है। उसने कई बार मुझे देखा और मैंने आपकी हदायत के मुताबिक अपने दिल में झांका। मुझे एक बार भी उसके अंदर माँ नहीं नजर आई। अलबत्ता कोई खास बात जरूर है, वो मुझसे नजरें नहीं मिलाती। ये नया इंकशाफ है। हाँ, मुझे ये भी बताओ कि तुम खुशी से हमारे साथ इस मुहिम में शिरकत करोगे? हाँ, खुशी से, मगर मैं आपसे कुछ रियायतें भी मांगूंगा, सालार ने कहा और भगत राय एक खुशगवार हैरत से उसे देखने लगा। फिर जगत की तरफ देखकर बोला, इससे कबल सालार ने आंखें बंद करके मेरी हर हदायत पर अमल किया है। उसने पहली बार किसी रियायत की बात की है। क्या रियायत मांगोगे तुम सालार? मुझे इसके लिए वक्त दिया जाए। अभी नहीं बताओगे? नहीं। चलो ठीक है, और कोई खास बात? नहीं मालिक, इजाजत चाहता हूं, सालार ने कहा और अपनी जगह से उठ गया। तकरीबन तमाम जरूरी अमूर तय हो गए। दूसरे दिन भगत राय ने इजाजत मांगी। सालार भी उसके साथ ही चला गया। जॉन क्रिस्टोफर ने खुफिया तौर पर उन्हें बताया, शेरॉक, सालार के जाने से बड़ी जुजबुज हुई है। उसने मुझे मजबूर किया है कि मैं भगत राय से बात करूं और उससे कहूं कि सालार हमारे साथ भमीरी आ जाएगा। बमुश्किल मैंने उसे समझाया कि वो यहाँ मेहमान है और 100% भगत राय का आदमी है। इस पर वो बड़ी उदासी से खामोश हो गई, लेकिन उसने मुझसे मुतालबा कर दिया है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ से भमीरी रवानगी होनी चाहिए। मैं आप लोगों को इसके लिए मजबूर करूं। बड़ी दिलचस्प और पुरस्कार बात है। ताहम ये पुरस्कारियत ही इस मुहिम की सबसे बड़ी खूबी है। हम लोग भी अब ज्यादा देर नहीं करेंगे। तुम अपने तौर पर उसे इत्मीनान दिला देना। इसके अलावा मुझे बताओ जॉन क्रिस्टोफर कि तुमने एक शौहर होने की हैसियत से उससे ये मालूम करने की कोशिश नहीं की उसने सालार की माँ का दावा किस बुनियाद पर किया है, सालार का बाप कौन था वगैरह। तुम जानते हो मेरे दोस्त कि मैं उसके सामने बड़ी कमतर चीज हूं। जिस सवाल का जवाब वो ना देना चाहे उसके लिए सख्ती से मुझे इनकार कर देती है और मैं उस सवाल को दोहरा नहीं सकता। वही बात कि बहुत सी चीजें वक्त से पहले मुनकशिफ नहीं की जा सकती और ये राज भी ऐसा ही एक राज है। मैं जिस तरह दीगर मामलात में खामोश होता आया हूं, उसी तरह इस मामले में भी मुझे खामोश होना पड़ा है। जगत चौहान गर्दन हिलाकर रह गया। बहुत कम ऐसा मौका आया था जब शेरॉक ने मेलिना को खुद से मुखातिब किया हो। मेलिना उससे दूर दूर ही रहती थी और उसके करीब जाने की कोशिश नहीं करती थी, लेकिन इस वक्त वह खुद मेलिना के पास पहुंची और मेलिना उसे देखकर हैरान हुई। और अब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास आने से मुझे गुरेज हो। क्या तुम मुझे कुछ वक्त दोगी? जी, आइए, मेलिना ने किसी हद तक खुश इखलाकी से कहा। शेरॉक उसके पास आकर बैठ गई। जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं किसी तौर तुम्हारे रास्तों की रुकावट नहीं हूं। तुम अपने तौर पर जियो और मैं अपने तौर पर जी रही हूं। बेशक मैं जानती हूं कि एक रिवायती अमल के तहत हमारे दरमियान थोड़ी सी खिंचावट है, लेकिन वो अपनी जगह।
अगर कभी तुम्हारी कोई मुश्किल मेरे जरिए हल हुई तो तुम्हारी दोस्ती हासिल करने के लिए मैं तुम्हारी उस मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगी। शुक्रिया मैडम शेरॉक। मेलिना उसे इसी तरह मुखातिब करती थी। शेरॉक ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर अपने कान का रुख उस जानिब कर दिया। मेलिना जानती थी कि शेरॉक हवा के दोष पर आने वाली आवाजों को सुन लिया करती है और यकीनन इस वक्त वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि दरवाजे के आसपास कोई मौजूद है या नहीं। तब उसने मुतमईन लहजे में कहा, मेलिना, मेरे साथ तुम पहली बार किसी मुहिम में शिरकत कर रही हो और ये बात मेरे लिए एक हैरत अंगेज दिलचस्पी का बायस होगी। खतरनाक हालात में वो किस तरह अपना तहफ़्फ़ुज़ करती है और मुहिमजू को अपनी बेटी पर किस हद तक एतमाद होता है। ताहम तुम एक नौजवान और खूबसूरत लड़की हो। इस बार जिन रास्तों पर सफ़र किया जा रहा है उनके बारे में जॉन क्रिस्टोफर का कहना है कि वो इस तरफ पहले कभी नहीं गया। लेकिन मेलिना, वो मेरा इलाका है। मैं बहुत छोटी सी उम्र में वहां से जुदा हो गई, लेकिन उस इलाके का चप्पा चप्पा मेरे जहन में बसा हुआ है और बहुत सी जगहों को मैं हैरान कुन तरीके से जानती हूँ। वहां अगर किसी तरह कोई खतरा पेश आए तो यकीन करो, बेगर्ज होकर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शुक्रिया मैडम शेरॉक, आपके अल्फाज मुझे अच्छे लगे हैं और अपने अपने महसूस हुए हैं। कोई भी काम बेमकसद और बेगर्ज नहीं होता। शायद ही कभी कोई ऐसा मौका आया हो या आया भी हो तो एक आध बार जब मैं खुद आकर तुमसे मिली हूं। इस वक्त मैं तुम्हारे पास एक खास मकसद के तहत आई हूं। आप बेधड़क फरमाइए। मेरे लायक अगर कोई काम हुआ तो मैं उसे गुरेज नहीं करूंगी। इत्तफाकिया तौर पर यह काम हम दोनों का मुश्तरका है। मैं सालार के बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ। मेलिना एकदम चौंक कर उसे देखने लगी। फिर उसने खुश होंठों पर जुबान फेरी और बोली, जी फरमाइए। वो एक पुरस्कार और अनोखा किरदार है और मेलिना, मेरे पास कुछ पुरस्कार उलूम हैं। इसके अलावा उम्र का तजुर्बा भी है। मैं बहुत सी बातें बहुत दूर से देख और समझ लेती हूँ। मेलिना का दिल जोर से धड़का। शेरॉक के इन अल्फाज में एक धमकी जैसी चीज कोई छुपी हुई थी। ताहम वो सवालिया निगाहों से शेरॉक को देखती रही। मेलिना, मेरी आंखों ने देखा है कि तुम्हारे दिल और तुम्हारे जहन में अचानक ही सालार के लिए कोई जज्बा पैदा हो गया है। लफ्जों में हेर फेर की जरूरत नहीं है। शायद तुम उसे पसंद करने लगी हो, शायद तुम उससे मोहब्बत करने लगी हो। मेलिना ने उसकी बात से इनकार करना चाहा, लेकिन ना जाने क्यों उसके मुंह से इनकार के अल्फाज ना निकल सके और वो खामोशी से शेरॉक को देखती रही। कोई सवाल नहीं करूंगी, तुम्हारा हर जवाब मेरे जहन में महफूज है। क्या तुमने इस बात पर भी गौर किया है कि जगत चौहान की बेटी समीता भी उसे उसी तरह पसंद करने लगी है जिस तरह तुम्हारे दिल में उसकी जगह पैदा हो गई है? बोलो, मुझे जवाब दो। क्या मेरा यह ख्याल गलत है? नहीं। गुड। इसका मतलब है कि तुम मुझसे ताउन कर रही हो। देखो मेलिना, समीता भी तुम्हारे साथ इस मुहिम में शरीक होगी। हम लोग भमीरी जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि बाज़ औक़ात हमारा वास्ता कुछ ऐसे लोगों से पड़ता है जो शर्मीले और अपने आप में मस्त और मगन होते हैं। तुम्हें तेजी से आगे बढ़ना है। समीता से पहले सालार के कानों तक ये बात पहुंचा दो कि तुम उसे चाहती हो, उसे पसंद करती हो। मेरा ख्याल है इस इजहार से तुम्हें फायदा होगा। ये इंसानी फितरत है। बाज़ औक़ात सालार टाइप का कोई शख्स जो इजहार मोहब्बत नहीं कर सकता, अगर किसी की जुबान से मोहब्बत के अल्फाज सुन ले तो एक तरह से उसकी मुश्किल हल हो जाती है और फिर वो अपने एहसास के इजहार में आसानी महसूस करके पूरी तरह इस तरफ मुतवज्जा हो जाता है। समीता भी एक बेबाक लड़की है। अगर वो पहले सालार से अल्फाज कह बैठी तो फिर सालार का जहन उसके बारे में सोचेगा। ना जाने क्यों मेलिना को पहली बार शेरॉक से एक दिलचस्पी का एहसास हुआ। बेशक सालार उसके जहन पर असरअंदाज हुआ था, लेकिन उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि कोई चालाक हस्ती उसके एहसास को इतनी जल्दी महसूस कर लेगी। और अब मेलिना को इस तरह से शेरॉक से हल्की सी उनसियत पैदा हो गई थी। शेरॉक उसे बगौर देख रही थी और जैसे उसके दिलो दिमाग में झांक रही थी। वो बोली, और अगर मैं तुम पर एक और इंकिशाफ करूं तो तुम हैरान रह जाओगी। बहुत है कि ये अल्फाज मेरे मुंह से अदा ना करवाओ, बल्कि अपने डैडी से इस बारे में पूछो। मेलिना ने सवालिया निगाहों से शेरॉक को देखा तो बोली, हाँ, तुम अपने डैडी से यह सवाल कर सकती हो कि क्या सालार से मेरा कोई रिश्ता है। मेलिना फिर उछल पड़ी। अब उसने गौर से शेरॉक को देखा तो एकदम उसे एहसास हुआ कि सालार के नकूश में शेरॉक के नकूश की झलकियां मिलती हैं। अब यह पता नहीं कि यह इलाके की बात थी या फिर कोई और मसला। वो मध्यम लहजे में बोली, आप खुद मुझे नहीं बताएंगी मैडम शेरॉक? बताऊंगी, तफसील से तुम्हें बताऊंगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि इस बारे में तुम जॉन क्रिस्टोफर से सवाल करो। और जो कुछ मैंने कहा है मेलिना, भमीरी पहुंचते ही तुम्हें सालार से अपने दिल की बात कह देना होगी। तुम एक बेबाक लड़की हो। इन हिंदुस्तानी औरतों की तरह शर्म की पुड़िया नहीं हो। ये तो आदि बेवकूफ़ होती हैं। शायद समीता अपने दिल की बात सालार से ना कह सके,
या फिर वो अगर अंदर से बहुत ही तेज और बेबाक लड़की होगी तो कह भी देगी, मगर उससे पहले तुम सालार के दिलो दिमाग में दाखिल हो चुकी होगी और इसी में तुम्हारी जीत है। मुझे जवाब दो। पहली बात ये कि क्या तुम मेरे इस ख्याल से इनहराफ करोगी? नहीं, मेलिना ने जवाब दिया। जो कुछ मैंने कहा है वो करोगी? इंतहाई कोशिश के साथ मेलिना ने कहा। वेरी गुड बेबी, वेरी गुड, शेरोक ने कहा और अपनी जगह से उठ गई। लेकिन मेलिना के दिलो दिमाग पर वो अजीब से असरात छोड़ गई। वो लातादाद वसवसों का शिकार हो गई। हालांकि यूरोप की परवरदा थी, जहां बेबाकी इंतहा को पहुंची होती है, लेकिन जिस माहौल में उसने परवरिश पाई थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। कितनी ही बार जॉन क्रिस्टोफर के साथ मुहिमात में शरीक हुई, जान की बाजी लगाना पड़ती थी कभी कभी, लेकिन वह जरा भी खौफजदा नहीं होती थी। बेहतरीन निशानाबाज थी। मौका की नजाकत को देखकर हर तरह का अमल भी करना जानती थी। लेकिन इश्क और मोहब्बत के मामले में थोड़ा सा सिफर रही। कोई ऐसा शख्स ही सामने नहीं आया जिसने उसे शदीद मुतासिर किया हो। फिर शेरोक की आमद के बाद तो वो बहुत ज्यादा बुझ गई, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि सालार को देखकर उसके दिल की धड़कनें अजीब से अंदाज में तेज हो गई थीं। उसने कई बार सालार को गहरी निगाहों से देखा और फिर बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर यह भी महसूस किया कि समीता भी सालार की जानिब रागिब है। वो ऐसी ही पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। समीता को उसकी तरफ रागिब देखकर मेलिना को एक रकाबत का एहसास हुआ, लेकिन जाहिर है सालार इस बारे में कुछ नहीं जानता था और अब शेरोक ने उसे जो कुछ कहा था वो उसके लिए खसूसी दिलचस्पी का बायस था। ताहम उसने मौका मिलते ही जॉन क्रिस्टोफर को जा लिया। तैयारियां हो रही हैं डैडी? हाँ मेलिना, यकीन करो, अब से कुछ देर के बाद मैं तन्हाई में तुमसे मिलना चाहता था। सारी तफसीलात तो तुम्हारे सामने हैं। मैं जानता हूं तुम भी एडवेंचर पसंद तबीयत की मालिक हो, लेकिन फिर भी तुमसे इस बारे में बात कर लेना मेरे लिए बहुत जरूरी था। क्या तुम खुशदिली के साथ इस मुहिम में शिरकत कर रही हो? फर्ज कीजिए डैडी, अगर मैं इस बात से इनकार करूं तो, मेलिना ने कहा। जॉन क्रिस्टोफर के होंठ सुकड़ गए। कुछ लम्हे वो सोचता रहा, फिर बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। वहां मिस कोलमैन तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम खुद भी उन्हें पसंद करती हो। तौबा डैडी तौबा, जब आप इस मुहिम से वापस आएंगे तो मेरे हाथ में पत्थर होंगे और मैं लोगों को पत्थर मार रही होंगी। जॉन क्रिस्टोफर कहका लगाकर हंस पड़ा। अब इतनी बोर तो नहीं है मिस कोलमैन? अच्छा डैडी, मुझे एक बात बताइए बिल्कुल संजीदगी के साथ। हाँ बोलो। वो कौन सा ऐसा राज है जो मैडम शेरोक आपको बता चुकी हैं? राज? हाँ डैडी, सालार के बारे में। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो? डैडी, सालार का शेरोक से क्या रिश्ता है? मेलिना ने सवाल किया। जॉन क्रिस्टोफर उसे ताज्जुब से देखने लगा, फिर बोला, बेटे मैं जवाब आपको जरूर दूंगा, लेकिन सवाल की वजह जानना चाहता हूं। मेलिना के अंदाज में हिचकिचाहट पैदा हो गई। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, हकीकत यह है डैडी कि अब मुझे आप पर वो पहले जैसा एतमाद नहीं रहा। आपने मुझसे पूछे बगैर शादी कर ली। आज भी मैडम शेरोक मुझे पसंद नहीं। आपने मुझे इस बारे में जो कुछ बताया है उस पर मैंने इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली कि इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। ताहम उसने मुझसे सालार के बारे में बात की है। मेलिना ने इस सिलसिले में अपने मुलविस होने का एतराफ ना करते हुए सिर्फ शेरोक के हवाले से पूरी तफसील और शेरोक की ख्वाहिश बता दी। जॉन क्रिस्टोफर के चेहरे पर किसी कदर नाखुशगवारी के आसार थे। फिर उसने सर्द लहजे में कहा, तुमने मुझ पर बेएतबारी का इजहार करके मुझे दुख पहुंचाया है। खैर, मेरे बारे में तुम्हारे जो भी नजरियात हैं मैं उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुमने उस औरत पर गौर नहीं किया। मैं उसकी पुरस्रार कुव्वतों का शिकार हुआ हूं। जानबूझकर मैंने यह सब नहीं किया। अब तुम मुझे यह बताओ कि उसने तुमसे जो कुछ कहा है तुम वो करना चाहती हो? मेरा हर अमल आपके हुक्म के मुताबिक होगा, मेलिना ने कहा। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से तुम्हारा दिल साफ कर दूं। उसने जो इंकिशाफ किया है वो ये है कि सालार उसका बेटा है। क्या? मेलिना को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। हाँ, वो यही कहती है। और सालार? मेलिना ने पूछा। वो भी इस इंकिशाफ पर दंग रह गया, लेकिन बाद में उसने हतमी तौर पर इससे इनहराफ किया और कहा कि ये किसी तौर मुमकिन नहीं है। ताहम मेलिना, मेरी ख्वाहिश है कि तुम उसकी हदायत पर अमल करो। तुमने मेरे साथ कई मुहिमात में हिस्सा लिया है, लेकिन इससे ज्यादा दिलकश और सनसनीखेज मुहिम और कोई नहीं हो सकती। इसमें हम पुरस्रार तरीन वाकयात में लिपटे हुए असरार और रुमूज की सरजमीन का सफर करेंगे। कदम कदम पर तजस्सुस होगा। इसका तुम्हें वहां जाकर खुद अंदाजा हो जाएगा। गोया मुझे वो करना है जो मैडम शेरोक ने कहा है। अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो, जॉन क्रिस्टोफर ने कहा। मेलिना सोच में डूब गई। कुछ देर सोचती रही, फिर उसने जॉन क्रिस्टोफर का चेहरा देखा और चौंक पड़ी। फिर वो अपनी जगह से उठकर उसके पास पहुंच गई। मैं आपकी बेटी हूं डैडी। मेरी जिंदगी का हर रास्ता आप तक जाता है। आपके सिवा मेरे पास कुछ नहीं।
अगर आप मेरे जज्बात समझ रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं इन सोचों की मुजरिम तो हूं। इतना कहकर वो वापसी के लिए मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। जॉन क्रिस्टोफर कुछ लम्हे संजीदगी से दरवाजे की तरफ देखता रहा। फिर बेख्तियार उसके होंठों पर एक शफकत भरी मुस्कुराहट फैल गई। ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन इंतजामात ज्यादा थे। एक 15 सीटर लैंड क्रूजर थी, 2 जीपें थी जिन्हें देखने से ही अंदाजा होता था कि दश्तो दरिया पहाड़ इनके लिए बेमायनी है। जगत चौहान, समीता, मेलेना, शेरॉक और जॉन क्रिस्टोफर, साथ 4 हट्टे कट्टे मुलाजिम जो मुहिमात के लिए बतौर खास तैयार किए गए थे। जबरदस्त असला और दूसरी जरूरियात जिंदगी। काफी तवील सफर तय करके वो आखिरकार भमीरी में दाखिल हो गए। भमीरी भी बहुत हसीन जगह थी। भगत राय और कुछ दूसरे लोगों ने, जिनमें सालार भी शामिल था, उनका शानदार इस्तकबाल किया। भगत राय की आलीशान हवेली में मेहमानों के लिए कमरे मखसूस कर दिए गए। डिनर में कुछ बाहर के लोग भी शामिल थे, जिनमें कुंवर दिलावर भी अपनी बीवी और बेटी के साथ मौजूद थे। भगत राय ने कहा, कुंवर दिलावर साउथ अफ्रीका से आए हैं, वहां इनका बड़ा कारोबार है, लेकिन इनके अजदाद का ताल्लुक हिंदुस्तान से ही है और आखिरकार वतन की मोहब्बत इन्हें वतन ले आई और अब यही इनका क्याम है। हमारे हमजौक हैं और अफ्रीका में बेशुमार मुहिमात सर कर चुके हैं। मुझसे कारोबारी ताल्लुकात हैं और मुहिम जुई का रिश्ता भी। तुमसे मिलना चाहते थे, सो मैंने बुला लिया। जॉन क्रिस्टोफर और शेरॉक ने भी पुरतपाक अंदाज में उनसे हाथ मिलाया। शेरॉक ने फौरन कहा, और हम बड़े खुलूस से इन्हें अपने साथ इस मुहिम में शिरकत की दावत देते हैं। लीजिए। जिस काम के लिए इतने गंभीर अंदाज में सोचा जा रहा था वो खुद ब खुद हो गया। कुंवर साहब की भी दिली ख्वाहिश थी कि वह हमारे साथ इस मुहिम में हिस्सा लें, लेकिन मैंने इनसे साफ कह दिया था कि इस मुहिम के करता धरता आ रहे हैं, उनसे दरख्वास्त की जाएगी अगर उन्हें एतराज ना हुआ तो। भगत राय ने कहा, यह फैसला खुद कुंवर साहब को करना है कि हिमालय की तराइयों की मुहिम में उनका तजुर्बा क्या कहता है। अगर ये उन इलाकों में अपना तहफ्फुज कर सकती हैं तो हमें क्या एतराज हो सकता है। जगत राय ने कहा, मेरी बीवी जैसिका मोज़म्बिक के एक बहुत बड़े मुहिमजू जयकांत स्वामी की बेटी है और नारिया को माँ और नाना की खुसूसियात विरसे में मिली हैं। मिस्टर जयकांत स्वामी से मेरी मुलाकात अफ्रीका में ही हुई थी। ओह, जयकांत स्वामी तो बहुत बड़े मुहिमजू की हैसियत से मशहूर हैं। जगत चौहान ने कहा, बस फिर इस हवाले से हम मिस्टर कुंवर दिलावर को अपनी मुहिम में शरीक करने का ऐलान करते हैं। भगत राय ने खुशदिली से कहा। बाकी लोगों ने इस गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लिया। इस तरह इस मुहिम में 3 और अफराद शामिल हो गए। भगत राय की इस अजीमो शान हवेली में जगह की कोई कमी नहीं थी। सबको उनकी ख्वाहिश के मुताबिक रिहाइश मिली। मेलिना पहली मंजिल के कमरे में थी। उसके सुपुर्द जो जिम्मेदारी की गई थी उसका आगाज वो जल्द करना चाहती थी, क्योंकि इसमें उसकी अपनी खुशी भी शामिल थी। इस वक्त भी वो इस सोच में थी कि अपने काम का आगाज कहाँ से करे। अभी तो उसे यह भी नहीं मालूम था कि इस हवेली में सालार की रिहाइश कहाँ है। तमाम अमूर से फरागत के बाद वो एक खिड़की के पास आकर खड़ी हुई। उसने खिड़की खोली तो एक अजीब सी नागवार बू महसूस हुई। यह इंसानी गोश्त के जलने की बू थी। यह हवेली का अकबी हिस्सा था। दूसरी तरफ एक इंतहाई लंबा चौड़ा मैदान था, जिसमें जगह जगह अजीबोगरीब सी इमारतें बनी हुई थीं। ये इमारतें जिन्हें किसी की रिहाइश का नहीं कहा जा सकता था, नाकाबिले फहम थीं। थोड़े फासले पर एक जगह से सफेद धुआं उठ रहा था और उस धुएं के दामन में कुछ चिंगारियां रोशन थीं। तेज हवा चल रही थी जिससे ये चिंगारियां मुंतशिर हो रही थीं। मेलिना की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो फटी फटी आंखों से इस अजीबोगरीब मंजर को देखने लगी। तभी उसे अपने अकब में कदमों की आवाजें सुनाई दी। पलट कर देखा तो समीता मुस्कुराती हुई अंदर आ रही थी। आओ समीता, इधर आओ, जरा यहां से बाहर का मंजर देखो। देख कर आई हूं। मेरा कमरा तुम्हारे कमरे से 5वां है और ये वीरान मंजर हर जगह से नजर आता है, मगर ये बू और वो अजीब सी रोशनी कैसी है? वहां कोई इंसान तो नजर नहीं आ रहा। क्या है ये? हिंदुओं का कब्रिस्तान। हमारे धर्म में मुर्दे जलाए जाते हैं, उन्हें दफन नहीं किया जाता। वहां चिता जल रही है। मैंने सुना है इंसानों को जलाकर राख कर दिया जाता है। ओह माय गॉड, ये इंसानी गोश्त जलने की बदबू है। क्या यहाँ बदबू हर वक्त रहती है? नहीं, थोड़ी देर के बाद हवा में मुंतशिर हो जाएगी। वैसे देखो कितनी पुरसुकून जगह है। क्या मौत के बाद इंसान को इसी तरह सुकून मिल जाता है? पता नहीं, मैं कभी मरी नहीं हूं। मेलिना ने एक खुशगवार मुस्कुराहट के साथ कहा। खिड़की बंद कर दें, यह बदबू बहुत बुरी लग रही है। तुम्हारे पास एयर फ्रेशनर है? हाँ है, मैं लाती हूँ। खिड़की बंद कर दी गई और मेलिना ने अपने सामान से एयर फ्रेशनर निकालकर पूरे कमरे में स्प्रे कर दिया। फिर बोली, बैठो, तुम्हारा आना मुझे अच्छा लगा है। मैं खुद भी दोस्ती की कायल हूँ। शुक्रिया, हमें दोस्त बनना चाहिए।
क्योंकि हम ऐसे पुरस्कार वीरानों में जा रहे हैं जहां एक दूसरे को रफाकत की शदीद जरूरत होती है। दोनों आमने सामने बैठ गईं। समीता हंसकर बोली, हमारे दरमियान हमारी उम्र की एक और लड़की भी शामिल हुई है जिसका नाम नारिया है। अच्छी बात है, अपनी हम उम्र लड़कियां साथ हों तो हंसने बोलने का लुत्फ भी आएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही जीप में रहें। हाँ, क्यों नहीं। एक बात कहूं मैं लेना, क्या तुम्हारे जहन में इस कदर गुंजाइश है कि नाजुक मौजूआत पर भी आसानी से बातें कर लो? सालार जहन में है। मैलेना ने खुद को बहुत आगे की चीज होने का मुजाहरा किया। समीता हंस पड़ी, फिर बोली, हाँ, असल में उस वक्त जब वो हमारे सामने बैठा हुआ था मैंने तुम्हारी निगाहों को देखा था और मुझे यकीन है कि तुमने भी मुझे खास तौर पर पढ़ने की कोशिश की थी। हम दोनों को यह एहसास हुआ था कि हम सालार को पसंदीदगी की निगाह से देख रहे हैं। ये बिल्कुल सच है। और एक और सच ये है कि हमने उसे किसी की जानिब मुतवज्जा नहीं देखा। गुड। समीता, तुम मुझे मजीद पसंद आई हो इस गुफ्तगू के बाद, और तुम भी मुझे पसंद आई हो। देखो, ये जिंदगी के सच्चे खेल हैं और हम समझते हैं कि अब वो दौर नहीं रहा कि हम जबरदस्ती किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है हम दोनों को सालार के सिलसिले में कोशिश करनी चाहिए। हम अपनी अपनी कोशिश करके देख लें। वो जिसकी जानिब भी मुतवज्जा हुआ दूसरा उसे बहकाने की कोशिश नहीं करेगा और उसके हक में दस्तबरदार हो जाएगा। मगर मेरी एक बात और सुनो डियर समीता, अगर वो कोई फ्रॉड निकला और उसने हम दोनों ही से रुजू करने की कोशिश की तब क्या करोगी? ये तो बड़ी दिलचस्प बात होगी। फिर हम दोनों मिलकर उसे बेवकूफ़ बनाएंगे। और अगर बात किसी हद तक संजीदा हो गई, नहीं, हम संजीदा नहीं होने देंगे। हाँ, अपनी पसंद के हसूल में कोई बात नहीं है। अगर किसी शक्ल में हमारी पसंद हमें मिल जाती है तो फिर ठीक है, फिर कोई एतराज़ नहीं होगा। ठीक, तो फिर अब क्या कहती हो? मेरा ख्याल है कि मौका मिलते ही हम उससे बात करती हैं। पहले तुम या मैं? समीता ने एक टेढ़ा सवाल कर डाला, फिर खुद ही बोली, चलो टॉस कर लेती हैं। टॉस मैलेना ने जीत लिया। टॉस जीतने के बाद मैलेना ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया और दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। कुंवर दिलावर बहुत दिलचस्प आदमी था। जैसिका भी उन सबको पसंद आई। अलबत्ता नारिया खुद को लिए दिए रखने की आदी थी। समीता और मैलेना ने अपने मंसूबे के मुताबिक अभी उसे ज्यादा अहमियत नहीं दी थी, लेकिन दोनों का मुतफिका फैसला था कि बाद में उससे दोस्ती कर ली जाएगी। रात को खाने के बाद काफी देर तक गपशप रही। समीता भी मैलेना के साथ थी। शेरॉक पूरी तरह संजीदा होकर मर्दों के साथ इस मुहिम की तैयारियों के सिलसिले में अपने मशवरे दे रही थी। इस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल औरत लग रही थी। अलबत्ता उसकी शख्सियत जैसिका और नारिया के लिए हैरान कुन थी और माँ बेटियों ने शायद इस मौजू पर बात भी की थी। खासी रात गुजर गई तो मैलेना को नींद आने लगी। अभी तक सालार से उसका सामना नहीं हो सका। उसने तय किया कि कल दिन की रोशनी में सालार को तलाश करेगी। वो टॉस तो जीत ही चुकी थी, इसलिए बज़ाहिर खतरा नहीं था कि समीता बदयानती करेगी। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। थोड़ी सी घुटन महसूस हो रही थी। अकबी सिमत की खिड़की खोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि कल जो बदबू आई थी वो काफी देर तक परेशान करती रही। लेकिन इसके सिवा और कोई चारेकार भी नहीं था। चुनाचे उसने खिड़की खोली और सामने निगाह दौड़ाने लगी। लेकिन आज वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो इमारतें जो छोटी छोटी और बस यादगार इमारतें ही कही जा सकती थी, उनमें से एक इमारत में मध्यम रोशनी हो रही थी। ये रोशनी गालिबन चिराग की थी। ना जाने क्यों मैलेना पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। उसका दिल चाहा कि करीब से जाकर रोशनी को देखे। फिर रोशनी को करीब से देखने की ख्वाहिश इस कदर बढ़ गई कि वो तैयार होकर अपनी जगह से निकल आई। हवेली से बाहर जाने के रास्ते बहुत से थे जो उसने दिन में देखे थे। उसे एक दरवाजे के बारे में इल्म था जो मैदान की तरफ खुलता था। चुनाचे वो उस दरवाजे से बाहर निकल आई। वो रोशनी उसे थोड़े फासले पर नजर आ रही थी। वो बेखौफी से आगे बढ़ने लगी। तभी उसने एक साए को देखा और एकदम अपनी जगह ठिठक सी गई। कोई और भी उस रास्ते की जानिब जा रहा था। उसने हैरानी से देखा। तारों की मध्यम छांव में उसे यह अंदाजा हो गया कि उस तरफ जाने वाली कोई औरत है। अनोखी वो इसलिए लगी कि उसने सर से पांव तक एक स्याह लिबादा ओढ़ा हुआ था जिसमें उसका चेहरा तक छुपा हुआ था। अलबत्ता लिबादे की तराश बहुत खूबसूरत थी। कभी हवा से उसके हाथ खुल जाते तो यूं लगता जैसे रोशनी चमकी हो। ये कौन है और कहां जा रही है, मैलेना ने सोचा। ताहम अब वो मोहतात होकर आगे बढ़ने लगी। फिर कुछ ही लम्हों के बाद उसे अंदाजा हो गया कि उसका रुख भी उस इमारत की तरफ है जहां मध्यम रोशनी हो रही थी। ये सब कुछ बहुत पुरस्कार था। मैलेना का अंदाजा था कि ये जो कोई भी है इसका ताल्लुक हवेली से ही है। वैसे उसने अभी तक हवेली के तमाम मकीनों को नहीं देखा था। वह छुपकर आगे बढ़ती रही और आखिरकार उस अनोखी तर्ज की इमारत के पास पहुंच गई जिसे इमारत नहीं कहा जा सकता। ये शायद मरने वालों की यादगारें थी।
जो उनकी अर्थी जलाने की जगहों पर बना दी गई थी। दरवाजा जिसके दूसरी तरफ कोई 5 फुट मुरब्बा जगह थी, जिसकी दीवारों में ताक बने हुए थे। उस इमारत के एक ताक में वो चिराग रोशन था जो दरवाजे के ऐन सामने था, और खुले दरवाजे से नजर आ रहा था। वो औरत अंदर दाखिल हो गई। मेलिना ने बड़ी एहतियात से अंदर झांका और अंदर निगाह पड़ते ही अचानक उसके पूरे बदन को शदीद झटका लगा। चिराग की रोशनी में उसने सालार को देखा जो पालती मारे एक चौकी पर बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ योगा के अंदाज में घुटनों पर रखे हुए थे, आंखें बंद थीं और चिराग की रोशनी में उसका चेहरा तमतमाया हुआ लग रहा था। मेलिना को सागान पारी याद आ गया जो थाई बाशिंदा था और उसके वतन के एक योगा सेंटर में इंस्ट्रक्टर था। वहां योगा की नशिस्तों के साथ जूडो कराटे की तरबियत भी दी जाती थी और मेलिना ने वहां से ब्लैक बेल्ट हासिल की थी। सालार भी उस वक्त इसी अंदाज में बैठा हुआ था, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने लिबादापोश औरत को देखा, वो जमीन पर बैठ गई थी और कुछ कर रही थी। मेलिना ने अचानक रोशनी तेज होती महसूस की। फिर उसने उस चमकदार थाल को देखा जिसमें 7 चिराग रोशन हो गए थे। रोशनी में तेजी उन्हीं चिरागों के रोशन होने से हुई। औरत अपनी जगह से उठ गई। फिर उसके मुंह से एक नगमाबार आवाज उभरी। उसकी आवाज बेहद दिलकशी की हामिल थी। अचानक ही सालार की आंखें खुल गईं। उसकी पलकें झुकी झुकी सी थी और आंखों में नशे की सी कैफियत। यूं लग रहा था जैसे वह बिल्कुल खाली जहन हो और कुछ ना देख रहा हो। लिबादापोश औरत ने थाली उठाई और उसकी आरती उतारने लगी। साथ ही वो किसी नामालूम जुबान में कुछ पढ़ रही थी। कौन है ये? क्या इस हवेली की कोई फर्द? क्या समीता? क्या नारिया? या कोई और? फैसला मुश्किल था। लड़की आरती उतारती रही। ये अमल भी मेलिना के लिए अजनबी था। वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। चुनाचे वो हैरत से ये अनोखा अमल देखती रही। कुछ देर के बाद लड़की औरत ने थाली नीचे रखी और अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर दिए। लिबादा उसके हाथों से सिरका और उसकी गोरी और पुरकशिश कलाइयां नुमाया हो गईं। इतना सफेद रंग की आंखें खीरा हो जाएं, लेकिन खास बात जो मेलिना ने देखी उसने उसे चौंका दिया। लड़की के सीधे हाथ में 6 उंगलियां थीं। मेलिना के मुंह से बेख्तियार आवाज निकल गई। ऐसा बिल्कुल बेख्याली में हो गया था, लेकिन आवाज इतनी नुमाया थी कि लड़की ने सुन ली। दूसरे लम्हे बिजली सी कौंध गई। लड़की ने फुर्ती से झुककर जलते चिरागों वाली थाली उठाई और दरवाजे की तरफ जाने की बजाय सालार के अकब में दौड़ लगा दी। मेलिना को अपनी बेवकूफ़ी का फौरन ही एहसास हो गया। अब इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था कि जाहिर कर दे। चुनाचे वो चीखी, सुनो, घबराओ नहीं, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये कहती हुई वो खुद भी अंदर दाखिल हो गई, लेकिन सालार के पीछे जाकर वो ठिठक गई। उस तरफ भी एक पतला सा दरवाजा था जिसमें कोई कवाड़ नहीं था। मेलिना भागकर उस दरवाजे से बाहर निकल आई और आंखें फाड़ने लगी। दूर दूर तक कोई जीरू का निशान नहीं था, ना चिराग थे ना लड़की। वह चारों तरफ देखने लगी। तभी उसे एक भर्राई हुई आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ? बराहे करम मेरे पास आ जाओ, मुझे सहारा चाहिए। सालार ही की आवाज थी, लेकिन अजीब डूबी डूबी सी आवाज। मेलिना तेजी से वापस पलटी और पतले दरवाजे से दोबारा इमारत के अंदर दाखिल हो गई। सालार अपाहजों की तरह दरवाजों का सहारा लेकर उठने की कोशिश कर रहा था। उसने मेलिना का चेहरा तक न देखा। वह डूबती हुई आवाज में बोला, मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। क्या तुम मुझे सहारा दे सकती हो दोस्त? मेलिना के दिल में एक अजीब सी हमदर्दी उभर आई। उसने जल्दी से आगे बढ़कर सालार का बाजू पकड़ लिया। सालार की कैफियत बेहद अजीब हो रही थी। वह थके थके लहजे में बोला, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मैं भगत राय जी की हवेली में रहता हूँ, मेरी मदद करो, मुझे सहारा देकर वहां तक पहुंचा दो। आओ मेरे साथ, मेलिना ने कहा और वो उसके साथ चलने लगा। उसके पैरों में लड़खड़ाहट थी। मेलिना कमजोर लड़की नहीं थी। उसने बाकायदा एक इदारे से ब्लैक बेल्ट हासिल की थी और खासी मुशक्कत की आदी थी। मेलिना ने आसानी से उसका वजन संभाल लिया। बाहर खुशगवार हवा चल रही थी और आज इस हवा में कोई नागवार बू नहीं थी, क्योंकि कई दिन से यहाँ कोई अर्थी नहीं जलाई गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालार को जूं जूं हवा लगती जा रही है उसके हवास बहाल होते जा रही हैं। और चंद लम्हों के बाद उसने मेलिना के कांधों से अपना वजन कम कर दिया और फिर बोला, तुम मेरी मोहसिन हो? वो सामने जो रोशनी नजर आ रही है, बस मुझे वहां तक जाना है। मिस्टर सालार, मैं आपकी मेहमान हूं, मुझे मालूम है आपको कहाँ जाना है। सालार बुरी तरह चौंका और फिर आंखें फाड़ फाड़ कर मेलिना को देखने लगा। फिर उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने आपको पहचान लिया है मिस मेलिना। कैसी अजीब बात है, मैं आपका मेजबान हूं, लेकिन आपको इस मुश्किल में डाल दिया है। मुआफी चाहता हूं, काश ऐसा ना होता। आप भी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? अब आपकी कैफियत कैसी है? जूं जूं हवा लगती जाएगी मैं बेहतर होता जाऊंगा। बस थोड़ा सा और संभाल लीजिए मुझे। मेलिना के दिल पिघलने लगा। उसने पूछा, आपको हो क्या गया है? आप तो बहुत तंदुरुस्त इंसान हैं और फिर इस वक्त यहाँ? बराहे करम मुझसे बात न कीजिए, मैं बस थोड़ी देर के बाद बेहतर हो जाऊंगा। हवेली करीब आती जा रही थी।
लेकिन सालार के अंदर अब भी लड़खड़ाहट थी। यूं लगता था जैसे वो अभी नशे ही में हो। पता नहीं यह नशा था भी या नहीं। यहाँ जो हालात उसने देखे थे उसमें किसी नशे की गुंजाइश नहीं थी। वो वहां कैसे पहुंच गया? वो लड़की कौन थी जो उसकी आरती उतार रही थी? तमाम बातें राज में थीं। फिर वो हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। उसने पूछा, मैं आपको कहाँ पहुंचा दूं? बस वो मुलाजमों के क्वार्टर में, मैं उन्हीं में रहता हूं। मुझे मालूम नहीं था मिस्टर सालार कि आपको मुलाजमों के क्वार्टर में रखा गया है। आप तो भगत राय अंकल के दस्ते रास्त हैं, मैलिना ने कहा। सालार ने कोई जवाब न दिया। वो एक दरवाजे के सामने रुक गया, फिर बोला, आपके इस एहसास को मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। एक दरख्वास्त करना चाहता हूं, जो वैसे तो किसी तौर काबिल एतबार नहीं, लेकिन आप अपनी फराग दिली से काम लेकर अगर मेरी इस दरख्वास्त को कबूल कर लें तो आपका बहुत एहसान मानूंगा। बताइए क्या बात है, मैलिना ने कहा। बराहे करम इस वाक़े को किसी को ना बताइएगा, आपका बेहद शुक्रगुजार रहूंगा मैं। ठीक है, नहीं बताऊंगी। आप बस ये मेरा क्वार्टर है, मुझे अंदर जाने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरह हमें देखे। मैलिना ने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, लेकिन एक शर्त होगी। बताइए क्या शर्त है? आप मुझसे दिन में जरूर मिलेंगे, बल्कि मिलते रहेंगे। मैं आपसे मिलते रहना चाहती हूँ। सालार ने उस तरफ देखा, फिर बोला, ठीक है, जैसा आपका हुक्म। और इसके बाद वो दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मैलिना तेजी से दरवाजे के सामने से हट गई। सालार की दरख्वास्त को उसने मान लिया। जब वो नहीं चाहता था कि कोई उसे उसके साथ देखे तो ठीक है, बल्कि ये तो अच्छी बात होगी कि सालार उसका थोड़ा सा एहसानमंद रहे और उसे पींगे बढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपनी आरामगाह में पहुंच गई। ये वाक्य उसकी जिंदगी का सबसे हैरानकुन वाक्य था। उसकी आंखों में एक एक लम्हा नाच रहा था। सालार कैसी अजीबोगरीब शख्सियत का मालिक है। वहां तेज तेवाड़ी के मेले में उसने धूम मचा दी थी और तूफानी नाले के खिलाफ तैरकर अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया। लेकिन थोड़ी देर पहले वो कितना बेबस और निढाल नजर आ रहा था। और वो लड़की जो थाल में चिराग जलाकर उसके चेहरे के गिर्द घुमा रही थी, क्या वो कोई जादूगरनी थी, शेरॉक की तरह? सालार ने उसे दरख्वास्त की थी कि इस वाक़े का किसी से जिक्र न किया जाए। उसने फैसला कर लिया था कि इस बारे में सालार से ताउन करेगी और शेरॉक तक को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी। न जाने कितनी देर इसी तरह गुजर गई। उसकी आंखों में नींद दाखिल होने लगी, लेकिन फिर अचानक ही दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और बहुत ही आहिस्तगी से दस्तक दी गई। वो चौंक पड़ी और उसके मुंह से आवाज निकली, कौन है? दरवाजा खुला और मैलिना को एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है। उसने दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था, लेकिन दरवाजा खुलकर जो शख्स अंदर दाखिल हुआ वो सालार था। ना जाने क्यों इस तरह सालार को आते देखकर उसे खुशी हुई। सालार अब बिल्कुल फिट नजर आ रहा था और उसकी निगाहें झुकी हुई थीं। मैं जिंदगी में कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ मिस मैलिना। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं दोबारा आपका सामना किस तरह कर सकूंगा। मैलिना का मूड एकदम खुशगवार हो गया। सालार के आने से उसे काफी खुशी हुई। वो मुस्कुरा कर बोली, 2 बार तो आप मेरा सामना कर चुके हैं मिस्टर सालार, तीसरी बार कहिए। सालार ने निगाहें उठाकर उसे देखा और मुस्कुरा दिया। तब मैलिना को एकदम एहसास हुआ कि उसकी मुस्कुराहट इंतहाई दिलकश है। उसके दांत सफेद मोतियों की तरह चमकने लगे। फिर उसने कहा, हाँ वाकई तीसरी बार। और ये बात गलत है, क्योंकि तीसरी, चौथी और 5वीं बार भी नहीं, बल्कि अब हमेशा आपको मेरा सामना करना होगा। और वैसे भी हम पुरस्कार वीरानों की सैर के लिए जा रही हैं। मैं ये चाहूंगी कि आप वहां मेरा भरपूर साथ दें। मिस मैलिना, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा। बस मैं आपसे मुआफ़ी मांगने आया हूँ। किस बात की मुआफ़ी? आपको मेरी वजह से जो तकलीफ उठानी पड़ी। आप अगर मेरे थोड़े से ताउन को तकलीफ कहना चाहते हैं तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि मैं आपको ये बात कहने से कैसे रोकूं। आइए बैठिए ना। बैठना मुनासिब नहीं होगा, कोई भी जाग सकता है। आप डरते हैं? मैं तो किसी से नहीं डरती मिस मैलिना। मैं एक गुलाम हूँ और गुलामों की औकात मुतय्यन होती है। मैंने कुछ किताबों में ज़माने कदीम में गुलामों की खरीदो फरोख्त के बारे में पढ़ा है। क्या अब भी उसी तरह की गुलामी चलती है? सालार ने निगाहें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें भी बहुत हसीन थीं। मैलिना को वो आंखें याद आने लगीं जो नीम गनूदगी का शिकार थीं और उनमें जिंदगी नजर नहीं आ रही थी। मैलिना ने कहा, अच्छा छोड़िए, ये बताइए आप वहां उस वीराने में कैसे पहुंच गए? मैलिना, मैं अक्सर वहां जाता रहता हूं। क्यों? बस इस क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। आप यूं समझ लीजिए कि सोते सोते कुछ आवाजें मेरे कानों में उभरती हैं। मैं बेख्तियार हो जाता हूं और फिर मैं उस वीराने में निकल जाता हूं। वहां मैं क्या करता हूं मुझे कुछ मालूम नहीं होता। फिर होश आता है तो मैं वहां से चला आता हूं। अब आप कहेंगे कि उस लड़की को भी आपने आलमे होश में कभी नहीं देखा, जो आपके गिर्द चिरागों को घुमाकर जादू कर रही थी। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। उस लड़की को मैंने देखा है। बताएंगे नहीं कि वो कौन है? आप यकीन करें, मैं नहीं जानता, मगर कभी कभी ऐसा होता है। क्या उस वक्त आप बिल्कुल बेहोशी के आलम में होती हैं?
नहीं, मैं बेहोश नहीं होता, बस एक नीम गशी की सी कैफियत होती है। आप उससे मोहब्बत करते हैं? मेलिना ने बराह रास्त सवाल किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका नाम क्या है? आलाशी, सालार ने जवाब दिया। यहीं इस हवेली में रहती है? नहीं, तो कहाँ रहती है? मैं नहीं जानता। गुड, जो बातें आप नहीं बताना चाहते उनके बारे में आराम से कह देते हैं कि आप नहीं जानते। मैं झूठ नहीं बोलता, कम से कम दोस्तों और मोहसिनों से, सालार ने मतानत से कहा। अच्छा, अब आप एक बात तो बता दीजिए। जी, आप किसी से मोहब्बत करते हैं? उसने फिर निगाहें उठाकर मेलिना को देखा और बोला, नहीं। और अगर कोई आपसे मोहब्बत करे तो? मैं आपसे माजरत करने आया था, उस वक्त मैं नीम गशी की कैफियत में था, आप मुझे माफ कर दीजिएगा और अब मुझे इजाजत दीजिए। मैं जाना चाहता हूं, मेरा ज़मीर नहीं मान रहा, मुझे नींद नहीं आ रही। अगर आपने मुझे माफ कर दिया है तो मुझे वापसी की इजाजत दीजिए, मैं सोना चाहता हूं। आप मुतमईन रहें सालार, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि मुझे खुशी है कि मैं आपके किसी काम आई। आपको बताऊं, मैं एक बेबाक लड़की हूं। ये बात कहने में कोई यार महसूस नहीं करती कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूं। मैं आपको चाहने लगी हूं, मैं झूठ नहीं बोल रही। और शायद आने वाले वक्त में आपको इस बात का यकीन आ जाए कि मैं झूठी लड़की नहीं हूं। मैंने जिंदगी में किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन मैंने पहली बार जब आपको देखा तो मेरे दिल में एक हलचल सी पैदा हो गई। मैंने उस हलचल का जायजा लिया तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं आपको चाहने लगी हूं सालार। लेकिन आप इस बात का इत्मीनान रखें कि आपसे अपनी मोहब्बत का कोई सिला नहीं मांगूंगी। हाँ, अगर आपके दिल में कभी मेरे लिए कोई जज्बा उमड़ आए तो बराह करम मुझसे गुरेज ना कीजिएगा। सालार का चेहरा सुत गया। वो किसी कदर खुश्क अंदाज से उसे देखने लगा, फिर बोला, मेरी इस मुश्किल का मुआवजा ना मांगे मुझसे। मैं एक मुश्किल का शिकार हो गया था और आप बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर वहां जा पहुंची थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है मिस मेलिना कि आप इजहार मोहब्बत कर दें और मजबूर करें कि मैं आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दूं। मुझे इजाजत दीजिए। ये कहकर वो वापस पलटा और तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। मेलिना बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसकी नींद भाग गई थी। वह सालार के अल्फाज पर गौर कर रही थी और ना जाने क्यों उसे एकदम से दुख का एहसास हुआ। ये क्या कह दिया उसने साफ अल्फाज में मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। क्या यह मुनासिब हुआ? उसने अपने अंदर झांक कर देखा था। उसे एहसास हुआ कि सालार के इस रवैये से उसे दिली दुख पहुंचा है। वह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दरवाजे के पास आ गई और फिर वह जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली एकदम ठिठक गई। उससे कुछ फासले पर शैरॉक खड़ी हुई थी। शैरॉक को देखकर उसे खौफ का एहसास हुआ। उसका इस तरह नजर आ जाना बिल्कुल गैर मुतवक्का था। क्या शैरॉक को सब कुछ मालूम हो गया है? उस लम्हे शैरॉक मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। वेरी गुड, शाबाश मेरी बच्ची, तुमने तो कमाल कर दिया। वो खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया। ये मामूली कामयाबी नहीं है। क्या उसने तुम्हारी मोहब्बत कबूल कर ली? क्या वो तुम्हारी कुर्बत चाहता है? मेलिना को एहसास हुआ कि शैरॉक गुजरी हुई कहानी से नावाकिफ है। उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो यहाँ क्यों आया था? मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो वो अजीब सा हो गया। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अब वो ये कहने आया था कि वो एक गुलाम है, एक बेहकीकत इंसान। वो मेरी मोहब्बत कबूल नहीं कर सकता तो ये कहता है। शैरॉक पुरख्याल लहजे में बोली, उसे नहीं मालूम कि वो कौन है। आप अंदर आ जाइए, मेलिना ने कहा। नहीं, मैं चलती हूँ। एक बात बताएंगी? मेलिना ने एकदम सवाल कर डाला। पूछो। क्या वो वाकई आपका बेटा है? मेलिना के सवाल पर शैरॉक चौंक पड़ी। उसके चेहरे पर खुश्क सा तासुर नमूदार हो गया। फिर उसने कहा, बाज मर्द भी औरतों जैसी खुसूसियात के हामिल होती हैं। जॉन क्रिस्टोफर को इस तरह ये बात आम नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल मैं तुमसे बहुत खुश हूं मेलिना, तुमने मेरी हदायत पर अमल किया है। इत्मीनान रखना, तुम्हें कभी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। बाज बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, उनके लिए परेशान न होना। मौका आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैं चलती हूँ, आराम करो। शैरॉक, जो आपका इंतजार किए बगैर वापस पलट गई और मेलिना गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि शैरॉक को पूरी तफसील मालूम नहीं। यहाँ उसकी जादूगरी ने उसका साथ नहीं दिया। अगर उसको तफसील मालूम हो जाती और किसी तरह ये बात सालार के इल्म में आ जाती तो वो बददिल हो जाता और सोचता कि यकीनन मैंने ये तफसील किसी को बता दी है। मेलिना ने गौर किया तो उसे सालार की मुस्कुराहट याद आ गई। कितनी हसीन मुस्कुराहट है कमबख्त की, और आंखें तो गजब ही ढाती हैं। अगर वो किसी को मोहब्बत भरी निगाहों से देखे तो दूसरा तो सचमुच मर ही मिटे उस पर। मेलिना को एकदम एहसास हुआ कि यह सब कुछ तो बहुत पुरलुत्फ है। हालांकि जब से उसके बाप ने शैरॉक से शादी की थी दुनिया उसे बहुत बुरी लगी थी, किसी पर एतबार ही नहीं रहा। लेकिन अब अचानक उसे दुनिया की दिलकशी का एहसास होने लगा। दूसरे दिन सुबह के नाश्ते पर समीता से मुलाकात हुई। समीता उसे बहुत मोहब्बत से पेश आ रही थी, लेकिन उस वक्त मेलिना ने बहुत ही गहरी निगाहों से नारिया का जायजा लिया। नारिया ने अभी तक उनकी जानिब दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया था। इस वक्त भी वो अपने आप को लिए दिए बैठी नाश्ते में मसरूफ थी और मेलिना गौर से उसके हाथ देख रही थी।
जो खूबसूरत हाथ उसने आरती उतारने वाली लड़की के देखे थे, ये वो हाथ नहीं थे। और फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके हाथ में 5 ही उंगलियां देखी थीं, और ये उसकी सबसे बड़ी शनाख्त थी। समीता और वो पास पास बैठी थी। उसने समीता से कहा, दिन में अगर तुम्हें कोई खास मसरूफियत ना हो तो हम पूरी हवेली का जायजा लेंगे और देखेंगे कि यहाँ क्या कुछ है। ठीक है, बहुत बड़ी हवेली है, मैंने सचमुच इतनी बड़ी इमारत कभी नहीं देखी। वो लोग बातें करती रहीं और फिर नाश्ते के बाद बाहर निकल आईं। हर जगह को देखा गया, तकरीबन तमाम ही लोगों से मुलाकात हुई। खास तौर से मेलिना और समीता ने यहाँ मौजूद लड़कियों के बारे में मालूमात हासिल की, लेकिन आलाशी का कहीं कोई पता नहीं चल सका। इस तरह की खूबसूरत लड़की यहाँ कोई नहीं थी। मेलिना को मायूसी हुई, लेकिन उसने समीता को जरा भी एहसास नहीं होने दिया कि उसे ऐसी किसी लड़की की तलाश है। कुंवर दिलावर माजी में क्या रहा था, उसकी कोई तफसील सामने नहीं आ सकी, लेकिन यह सच है कि वो भी एक बेजिगर इंसान था। जैसिका की कुर्बत ने उसके मिजाज में बड़ी तब्दीली पैदा कर दी, और नारिया भी उसी मिजाज की लड़की थी, लेकिन जरा रिजर्व रहती। जबकि कुंवर दिलावर ने उसे कहा था, सॉरी नारिया, तुम कुछ बददिल सी नजर आ रही हो। नहीं डैडी, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ मैं इन लोगों से घुली मिली नहीं हूं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा हो जाएगा, मगर थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। असल में मेरा अपना एक सिलेक्शन है। अगर यहाँ के लोग मुझे अच्छे लगे तो मैं जरूर उनसे राब्ता करूंगी। वो अभी गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, और इजाजत मिलने पर जो शख्सियत अंदर दाखिल हुई उसे देखकर वह चौंक पड़े। शेरॉक को देखकर कुंवर दिलावर और जैसिका खड़े हो गए। हेलो मैडम शेरॉक, आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि आपके इस तरह आ जाने से हमें कितनी खुशी हुई है। शेरॉक ने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया और फिर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। उसने उन तीनों से हाथ मिलाया और बोली, हर इंसान अपने बारे में दूसरे का तासुर सुनने का शौकीन होता है। क्या चंद अल्फाज में आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि मैं आपकी गुड बुक में हूं या? उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। आप हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी शख्सियत में एक नुदरत है, एक अनोखापन जो हर शख्स को मुतासिर करता है। हम भी मुतासिर हुए हैं। वेरी गुड, इसका मतलब है कि मेरी अच्छी तकदीर मुझसे आगे आगे चल रही है और मेरे रास्ते आसान करती जा रही है। बैठ सकती हूँ? उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ तशरीफ रखिए। ये बेशक हमारा घर नहीं, लेकिन अगर जिंदगी बखैर रही तो इस मुहिम की तकमील के बाद हम जरूर आपको दावत देंगे और दरख्वास्त करेंगे कि थोड़ा सा वक्त हमारे साथ गुजारिए। आपने हम लोगों को बहुत मुतासिर किया है। शेरॉक बैठ गई। नारिया बार बार शेरॉक का चेहरा देखने लगी। शेरॉक ने कहा, बच्चे बच्चे ही होते हैं। नारिया, अगर तुम मेरी आमद से कुछ भारीपन महसूस कर रही हो तो मुझे एतराज ना होगा अगर तुम बाहर चली जाओ, और अगर आपको एतराज ना हो मैडम, तो मैं आपके साथ ही बैठना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरी भी पसंदीदा शख्सियत हैं। ओह माय गॉड, कितनी खुशनसीब हूं मैं। मैंने कहा था ना कि मेरी अच्छी तकदीर मुझसे आगे चल रही है। कुंवर, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहती, बस इतना जरूर अर्ज करूंगी कि मुझे अपनी चेहरा शनासी पर नाज है। आपके और मिसेस जैसिका के बारे में मैंने एक ही निगाह में अंदाजा लगा लिया था कि आप दलेर, मुस्तकिल मिजाज इंसान हैं। अब अच्छे दोस्तों का सवाल आता है तो मुझे यहाँ खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी और आपकी पहली मुलाकात है, जबकि आप भगत राय और जगत चौहान के पुराने दोस्त हैं। हम आपके भी दोस्त हैं मैडम, और मिस्टर जॉन क्रिस्टोफर के भी। कहाँ है मिस्टर क्रिस्टोफर? मैं इस वक्त तन्हा आपसे मुलाकात के लिए आई हूँ। मुख्तसर अपने बारे में बताऊं, इन इलाकों से मेरा गहरा ताल्लुक है और मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात शामिल हैं जिन्हें आपकी दुनिया में हैरानकुन कहा जा सकता है। मुझे पुरस्रार उलूम सीखने का शौक रहा है, और शायद इसकी वजह मेरा खमीर है जो इन पहाड़ों से उठा है। इन पहाड़ों की पुरस्रार कहानियों से मुकम्मल तौर पर मुंसलिक हूं मैं। तफसील तो शायद इस वक्त ना बता सकूं। जिस मकसद के लिए आई हूं उसके बारे में अलबत्ता फौरी तौर पर बता देना चाहती हूं। जैसिका और कुंवर दिलावर के चेहरे पर तजस्सुस के आसार नमूदार हो गए। शेरॉक ने गहरी निगाहों से कुंवर दिलावर का जायजा लिया और देर तक उसके चेहरे को पढ़ती रही। कुंवर दिलावर को ना जाने क्यों यह एहसास हुआ कि उसका चेहरा भारी होता जा रहा है। एक ऐसी कैफियत उसे महसूस हो रही थी जैसे हल्की हल्की ठंडक उसके सारे वजूद में उतर रही हो। तब शेरॉक ने कहना शुरू किया, दौलत बहुत बुरी चीज है, इंसान से तमाम रिश्ते नाते छीन लेती है। मुहिम जोई की बेशतर दास्तानों में इसी तरह के वाकयात मिलते हैं। इंसान कितना ही दौलतमंद क्यों न हो जाए, नवादरात की ख्वाहिश उसके दिल में पलती रहती है। जब दौलत का सहर जहन पर मुसल्लत हो जाता है तो खुदगर्जी का आगाज हो जाता है, फिर उसके नताइज भी संगीन निकलते हैं। मेरी बात आपको ताज्जुब खेज महसूस हो रही होगी, कुंवर दिलावर और मैडम जैसिका और नारिया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सच है जिसका तजुर्बा यकीनन आपको भी होगा। काफी हद तक आप ठीक कह रही हैं मैडम शेरॉक, जैसिका ने कहा। हमें वैसे भी अपने तौर पर कुछ इंतखाबात का हक होता है,
और हम ये सोचते हैं कि हमारी तवज्जो और मोहब्बत ज्यादा किस तरफ है। अगर मैं आप दोनों से बल्कि तीनों से ये कहूं कि जैसे ही मैंने आपको देखा मुझे यूं लगा जैसे कोई बहुत ही करीबी शख्सियत है जिससे मेरी सदियों की शनासाई हो। आपने मेरे अल्फाज पर गौर किया? मैंने चंद दिनों, महीनों या सालों की बात नहीं की, सदियों की बात की है। ये सदियां इंसान के अंदर पलती हैं। अब मैं इस नुक्ते पर आ रही हूं जो मेरे जहन में है। भगत राय बहुत अच्छे इंसान हैं। महावीर जगत चौहान के साथ हम काफी वक्त गुजार चुके हैं। बहुत ही आला तरीन शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन मैं जो चाहती हूँ उसकी वजह कुछ और है। आप मुझसे सवाल कीजिए कि मैं क्या चाहती हूँ। कुंवर दिलावर पुरतजस्सुस निगाहों से शाहरुख का जायजा ले रहा था। उसने कहा, आप बताइए मैडम, आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ इस मुहिम में आप मेरे ग्रुप के फर्द हों, शाहरुख ने सर्द लहजे में कहा, और कुंवर दिलावर चौंक कर उसे देखने लगा। वो शाहरुख के अल्फाज समझने की कोशिश कर रहा था। आखिर ग्रुप बंदी से इसकी क्या मुराद है? जैसिका और नारिया भी इस पुरस्कार औरत शाहरुख को गौर से देख रही थी। उधर शाहरुख जैसे कुंवर दिलावर का चेहरा पढ़ रही थी। उसने आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए कहा, आप ठीक सोच रही हैं कुंवर। बेशक हम सबके दिलों में एक दूसरे के लिए खलूस है, लेकिन ये खलूस कब और कहाँ खत्म हो जाए इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ग्रुप की शक्ल में यह ख्याल जरूर रखेंगे कि हम में से किसी के दिल में कोई फितूर तो नहीं पैदा हो गया। बस इस बात पर निगाह रखकर एक दूसरे के मुफादात का ख्याल रखा जाएगा। मैं जरा सी वजाहत कर दूं, वो ये है कि अगर आपके खिलाफ कोई बात किसी के दिल में हो और मुझे पता चल जाए तो मेरा फर्ज होगा कि मैं आपको उससे आगाह कर दूं, और यही आप मेरे लिए करेंगे। ग्रुप से मेरी मुराद बस इतनी सी है। कुंवर दिलावर ने किसी हद तक मुतमईन होते हुए कहा, मेरा ख्याल है इस हद तक तो कोई हर्ज नहीं। बस इतना ही चाहती हूं मैं, हम कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, और आप यूं समझ लीजिए कि मैं अब आपके ग्रुप का एक फर्द हूं। कुंवर दिलावर ने मुस्कुराते हुए कहा, और शाहरुख भी मुस्कुराने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इन बातों को आप जरा बराबर कोई गलत रंग ना दें। आने वाले वक्त में हमें एक दूसरे पर खासा एतमाद करना होगा। इजाजत दीजिए। ये कहकर वो अपनी जगह से उठी और बाहर निकल गई। कुंवर पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा और बोला, बहुत ही खतरनाक औरत है, बहुत दूर की सोचती है, और जहां तक मेरा ख्याल है इसका शौहर जॉन क्रिस्टोफर इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। लेकिन मैं इसकी बातों से इत्तफाक करती हूँ, जैसिका ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा। हाँ ठीक है, कुंवर दिलावर ने कहा। उसे अंदाजा हो रहा था कि जैसिका शाहरुख से मुतासिर हो गई है। अलबत्ता जब कुंवर दिलावर ने नारिया की तरफ देखा तो नारिया ने मुंह बनाकर कहा, यह आप लोगों के आपस के मामलात हैं, बराहे करम मेरी राय लेने की कोशिश न करें। मुहिम की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। वैसे यह हवेली भी एक अजूबा ही थी। भगत राय को मुजस्मे बनवाने का बड़ा शौक था, और उसकी हवेली में जगह जगह इंतहाई खूबसूरत मुजस्मे फैले हुए थे। मेलिना हवेली की सैर के बहाने बाहर निकली, लेकिन असल में वो सालार को तलाश कर रही थी। उसने मुलाजमों के क्वार्टर की तरफ भी चक्कर लगाया, लेकिन सालार नजर नहीं आया। पिछले वाक्य को 3 दिन गुजर गए थे। दिन में कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन रात को एक अनोखा वाक्य पेश आ गया। मेलिना मरघड़ की सिमत वाली खिड़की के सामने खड़ी थी। वो अक्सर ये खिड़की खोलकर खड़ी हो जाती थी। कई बार उसके दिल में यह ख्वाहिश भी पैदा हुई कि काश बस्ती में किसी की मौत हो और लोग मुर्दे को जलाने आए तो वो करीब से इस रस्म का जायजा ले, लेकिन अब तक ऐसा न हुआ था। मेलिना ने कई बार समीता को भी हवेली में चकराते हुए देखा था। पता नहीं उसके दिल में सालार के लिए अब क्या ख्याल था। इस वक्त मेलिना उन वीरानों का दूर दूर तक जायजा ले रही थी कि अचानक उसे एक साया नजर आया। यह अंदाजा नहीं हो सका कि यह साया कहां से आया है और कहां जा रहा है, लेकिन वो एकदम चौकन्नी हो गई और उसने आंखें फाड़ फाड़ कर साये का जायजा लिया, और एक लम्हे के अंदर उसे अंदाजा हो गया कि वो सालार ही है। मेलिना के बदन में बिजलियां सी भर गईं। उसने इंतहाई फुर्ती से अपनी जगह छोड़ दी और कमरे से बाहर आ गई। वो दरवाजा हवेली से बाहर जाने के लिए इंतहाई मौजू था, जिससे मेलिना एक बार पहले भी बाहर आ चुकी थी। चुनाचे इस वक्त भी उसने वही दरवाजा इस्तेमाल किया और बर्क रफ्तारी से बाहर निकल आई। बाहर आने के बाद उसने आंखें फाड़ फाड़ कर दूर तक देखा और उसे सालार नजर आ गया। अलबत्ता मेलिना ने अब खुद को मोहतात कर लिया। वो इमारतों का सहारा लेकर आगे बढ़ रही थी। उसे इस बात का खदशा था कि कहीं वो लड़की सालार का ताकुब ना कर रही हो। सालार के बारे में उसने सोचा कि मुमकिन है वही आवाज उसे सुनाई दी हो जिसके बारे में उसने कहा था कि उसे सुनकर वो इस शमशान घाट की तरफ चलाता है। मेलिना बड़ी एहतियात से आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर में उसने महसूस किया कि आज सालार का रुख उस इमारत की जानिब नहीं है जिसमें वो पहली बार उसे नजर आया था, और जहां वो लड़की उसकी आरती उतार रही थी। काफी फासला तय हो गया। अब मेलिना सालार से ज्यादा दूर थी। अचानक ही उसने देखा कि एक इमारत के अकब से बहुत से साए फुर्ती से बाहर निकले और सालार के इर्द गिर्द फैल गए। उनके हाथों में कोई 3-3 फुट के डंडे नजर आ रहे थे और यूं लग रहा था जैसे वो सालार को घेर रहे हों।
सालार ठिठक कर रुक गया। वो अफराद जिनकी तादाद 6 थी, डंडे संभाले हुए सालार के इर्द गिर्द चकरा रहे थे। फिर उन्होंने अचानक ही सालार पर हमला कर दिया। सालार ने अपने आप को बचाने के लिए जमीन पर बैठकर उनके पहले हमले को रोका, लेकिन इसके बाद उनमें से एक ने सालार पर कामयाब हमला किया। उसका डंडा सालार की टांगों पर पड़ा और सालार के हलक से एक आवाज निकल गई। वह जमीन पर गिर गया। मेलिना के लिए अब इससे ज्यादा इंतजार करने की गुंजाइश नहीं थी। सालार शदीद खतरे में था और यूं लग रहा था जैसे इस तरह की लड़ाई के फन से उसे कोई वाकफियत ना हो। वो उठने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में कई डंडे उसके बदन पर पड़ चुके थे। वो लोग बड़ी बेदर्दी से उसे मार रहे थे। अचानक ही मेलिना के हलक से एक चीख निकली और वह सब चौंक कर रुक गई। खुद सालार भी एकदम सीधा हो गया। मेलिना ब्लैक बेल्ट थी और इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसने अपने हलक से 3-4 आवाजें निकाली और इसके बाद उन पर टूट पड़ी। उन्होंने डंडे घुमाए, लेकिन मेलिना ने जमीन पर लेटकर स्वीप लगाई और उनमें से 2 की टांगों को अपनी टांगों में लपेटकर नीचे गिरा दिया। जैसे ही वो नीचे गिरे, मेलिना तड़पकर उन तक पहुंची और उन दोनों के हाथों से डंडे छीनने में कामयाब हो गई। इसके बाद उसने अपने फन का बेमिसाल मुजाहिरा शुरू कर दिया। उन लोगों ने एक लम्हे के लिए सालार को नजरअंदाज कर दिया। अब वो मेलिना के वारों से बचने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान सालार भी खड़ा हो गया और उसने फुर्ती से एक आदमी को काबू में किया और उसके हाथ से डंडा छीन लिया। इसके बाद मेलिना ने अपने जूडो कराटे के ऐसे जौहर दिखाए कि वो 6 के 6 बुरी तरह बौखला गई। उनके हलक से कराहें निकल रही थीं और मेलिना के हाथों से वो बुरी तरह पिट रहे थे। फिर उनमें से 2 अफराद ने फरार होने में आफियत समझी, लेकिन 4 फिर भी मेलिना से भिड़े रहे। मेलिना वैसे तो ब्लैक बेल्ट थी, लेकिन उस वक्त ना जाने क्यों उसका पूरा बदन आग बन गया। सालार भी मुंह फाड़कर मेलिना को देखने लगा। मेलिना का चेहरा खुला हुआ था और तारों की छांव में चेहरे आसानी से पहचाने जा सकती हैं, लेकिन उसके हरीफ नकाबपोश थे। चंद ही लम्हों के बाद उन चारों ने भी दौड़ लगा दी और देखते ही देखते निगाहों से ओझल हो गई। सालार अब सख्ते के से आलम में खड़ा हुआ था और मेलिना का जायजा ले रहा था। फिर उसके हलक से भराई हुई आवाज निकली, भाग गई, लेकिन आप? क्या मेरा यहां होना आपको नागवार गुजरा है? मेलिना के लहजे में तलखी थी। नहीं मिस मेलिना, मैं तो ये सोच रहा हूं कि जिंदगी में पहली बार मुझे किसी के एहसानात तले दबना पड़ रहा है, लेकिन आपने ये क्या फन दिखाया? आपने तो उन्हें खूब पीट लिया। मेलिना को न जाने क्यों गुस्सा सा आ रहा था। उसने तीखी निगाहों से सालार को देखते हुए कहा, और यकीनन आज भी किसी ने आपको आवाज दी होगी और आप बेख्तियार होकर उस वीराने की तरफ दौड़ पड़े होंगे, मगर आज तो आप बेख्तियार नहीं बल्कि बड़े बाख्तियार नजर आ रही हैं। सालार हंसकर बोला, आपने जो कुछ किया है मिस मेलिना, एक बार फिर आपने मुझे अपना एहसानमंद बना लिया है। बताइए मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं? आपने तो उस रात का शुक्रिया भी अदा कर दिया था। मेरा मतलब है उस रात जब आप यहां मौजूद थे। मैं आपकी बात समझा नहीं। उस दिन के बाद से आपने मुझसे मुलाकात की? मेलिना शिकायती लहजे में बोली। सालार ने गर्दन झुका ली। कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, आप मेरी हैसियत को समझ नहीं रही मिस मेलिना। जी जी, क्यों ना यहाँ शमशान घाट में किसी बहुत ही खूबसूरत मुकाम पर जाकर बैठें, मेलिना ने कहा। सालार फिर हंस पड़ा और बोला, ठीक है, आइए, जो मुकाम आपको खूबसूरत लगता है वहां चलकर बैठते हैं। सालार के लहजे में शौकी थी। बेहतर यह है कि मुझे इजाजत दीजिए, अभी आपकी आरती उतारी जाने वाली होगी। वैसे आप ये ना समझें कि मैं आपकी ताक में रहती हूँ। नहीं, आप प्लीज नाराज ना हो। आप मेरी मोहसिन है, बल्कि आज तो आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। मैं अपनी शख्सियत के बारे में आपसे अर्ज कर रहा था। मिस मेलिना, मालकान के बहुत ही करीबी दोस्तों से इस तरह बेतकल्लुफ कैसे हुआ जा सकता है? और अगर दोस्त चाहते हो तो वो ठीक है, लेकिन अगर भगत राय महाराज को एतराज हुआ तो मैं इसकी जिम्मेदार हूं, समझे आप? ठीक है, अब मैं आपकी खिदमत में बाकायदा हाजिरी दिया करूंगा। मिस्टर सालार, आप क्यों मुझे जला रही हैं? मैं अपनी खिदमत में आपकी हाजिरी की बात नहीं कर रही, मैं आपसे दोस्ती चाहती हूँ। आपने ये समझ लिया? जी ठीक कह रही हैं आप, समझ लिया है मैंने, लेकिन बाकी बातें आपको खुद समझना होंगी। इस दोस्ती पर अगर किसी को एतराज हुआ तो आप जिम्मेदार होंगी। हाँ, मैं यहाँ किसी की गुलाम नहीं हूँ। बहुत बड़ी खुशबख्ती है आपकी, आप कहीं भी किसी की गुलाम नहीं है। ये कौन लोग थे जिन्होंने तुम पर हमला किया? पहले तो वो लड़की तुम्हारी आरती उतारने आई थी, क्या अब उसने नाराज होकर इन लोगों को भेज दिया? नहीं, ये मेरे ट्रेनर थे। क्या? मेलिना उछल पड़ी। हाँ, ये मेरे ट्रेनर थे, मुझे जंगो जदल के तरीके सिखा रहे थे। फिर झूठ बोल रहे हैं आप, उनके हमले बड़े बाकायदा थे। हमले बाकायदा ही होते हैं मिस मेलिना, बेकायदा तो कभी नहीं होते। क्या कह रहे हैं आप? क्यों मुझे नर्वस कर रही हैं? गोया मैंने आपके आदमियों की पिटाई कर डाली। हाँ, वो भी क्या याद रखेंगे? सालार ने कहा और इस बार वो खूब हंसा। देखें, आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे?
नहीं मिस मैलिना, ये सब मेरे ट्रेनर ही थे। मुझे सिखा रहे थे कि अक्ल क्या चीज़ होती है और बेवकूफ़ी क्या चीज़ होती है, और ज़रा भी बेवकूफ़ी की जाए तो कैसी मार पड़ती है। आपकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आइए वापस चलते हैं, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, आइए प्लीज़, सालार ने कहा और कदम आगे बढ़ा दिए। हवेली के उसी रास्ते से वो अंदर दाखिल हुए तो सालार बोला, मैं आपको आपकी ख्वाबगाह तक छोड़ने चलूं? मेरे साथ बैठना पड़ेगा आपको। यह हरगिज मुनासिब नहीं होगा। एक सवाल करूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, कर डालिए सवाल। आपकी तो हर बात का मैं बुरा मानती हूं ना। आपके कहीं चोट तो नहीं लगी? आपने मेरे चोट लगते हुए देखी? मैलिना बोली, नहीं, मैं वाकई दंग रह गया हूं। ये कौन सा फन था जिसके तहत एक लड़की ने 6 जवानों की इस तरह पिटाई की? बस ये जो भी फन था उसे छोड़िए, आप जाइए अपनी ख्वाबगाह में आराम कीजिए, मैलिना बोली। और सालार मुलाजमों के क्वार्टर की तरफ मुड़ गया, जबकि मैलिना अपने कमरे की तरफ बढ़ गई।